हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 जियोग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए हैं दो महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न विथ उत्तर। यानी दीर्घ उत्तरीय का यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका भूगोल का, उसका हम प्रश्न के साथ में उत्तर बताने वाले हैं। दो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 12 नंबर आपको दिलाकर जाएगा। यानी 6 नंबर का आपका एक प्रश्न होता है, तो 12 नंबर दो प्रश्न है, तो 12 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और ये वो प्रश्न है, यानी जो दो ये प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्न है, हर प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। जो ये दो प्रश्न है, ये हर प्रश्न क्या है, हर साल पूछे आते हैं। दोनों 2024 बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा ही आएगा ये प्रश्न जो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है ये कंपलसरी है भैया, हर साल पूछे आएंगे। पिछले साल का भी आप पेपर चेकआउट करेंगे तो उसमें भी ये प्रश्न मिल जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए क्या है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों का क्या है, प्रमुख जो कारक है इसका वर्णन करना है। अब देखिए प्रश्न क्या है, काफ़ी घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है। काफ़ी बार क्या होता है, प्रश्न काफ़ी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, लेकिन जो उसका आंसर होगा एक ही होगा। मैं दिखा दूँ प्रश्न किस तरह से पूछे आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अथवा लगकर सारा प्रश्न पूछा गया है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। सिंगल प्रश्न भी पूछा जा सकता है इस प्रकार से, अथवा लगकर ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक का उल्लेख कीजिए। अथवा लगकर ये प्रश्न भी पूछा गया है कि विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी भौगोलिक कारकों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। या एशिया में जनसंख्या के असमान वितरण के कारकों का उल्लेख कीजिए या वर्णन कीजिए। या अथवा लगकर ये प्रश्न पूछा गया है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख 4 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। या इस प्रकार से भी पूछा जाता है। यानी काफ़ी प्रकार से अथवा लगकर प्रश्न पूछा गया है। तो काफ़ी स्टूडेंट जो घबरा जाते हैं भैया कि इसका आंसर कुछ अलग होगा, इसका आंसर अलग होगा, तो ये ऐसा नहीं है। एक ही प्रश्न होता है लेकिन कॉन्सेप्ट जो होता है उसका अलग अलग हो जाता है, और इसका आंसर जो होगा एक ही होगा, चाहे जितना प्रश्न घुमा फिरा कर पूछ लिया जाए, लेकिन इसका जो आंसर होगा जो आज की इस वीडियो में बताने वाली है यही होगा। तो देखिए, हमने बताया हो आपको कि प्रश्न के साथ मैं आंसर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका आंसर देखिए, धरातल पर जनसंख्या के असमान वितरण के लिए अनेक भौगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक उत्तरदायी हैं। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। जो क्या है, इनका जो संक्षिप्त विवरण है ये निम्न प्रकार से, किस प्रकार से देखिए, जो इसमें 3 भौगोलिक कारक हैं। नंबर 1 पर भौगोलिक क्या है, भौगोलिक कारक नंबर 1 पर है क्या है, इसमें देखिए जल की उपलब्धता, भू आकृति और जलवायु। उसके बाद में क्या है, जलवायु, उसके बाद में मृदाएं। तो ये किस प्रकार से नंबर 1 पर भौगोलिक कारक में ये 4 टॉपिक आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला है हमारा जल की उपलब्धता। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि भौगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ये 4 प्रकार से कारक है इसके, किसके, भौगोलिक कारक। आसमान वितरण के लिए अनेक भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, केंद्रीय व उत्तरदायी कारक। तो इसमें जो पहला भौगोलिक कारक में जो पहला इसका टॉपिक आ जाता है जल की उपलब्धता। तो देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाली सारी चीज़ें, कारकों का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, जल मनुष्य की जैविक आवश्यकताओं में भोजन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। पीने, नहाने और भोजन बनाने के साथ साथ जल का उपयोग पशुओं, फसलों, उद्योगों तथा नौ संचालन में किया जाता है। ये जल की उपलब्धता हो गई। पहले में क्या है कि जो जल की मनुष्य में क्या है, जल की जो उपयोगिता है मनुष्य में किस प्रकार से है। उसके बाद में क्या है, जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है और प्राचीन काल में आधुनिक समय तक महत्वपूर्ण नगर, नदियाँ, झीलें तटों पर स्थित हैं। ये जल की उपलब्धता है जो भी किस प्रकार से पीने, नहाने, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, भोजन बनाने के लिए। तो हमारे जल की उपलब्धता किस तरह से इसमें बताया गया है आप देख सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा जानकारी के लिए आप समझ नहीं पाते तो वीडियो को रोक कर भी सारे प्रश्न का आंसर देख सकते हैं। दूसरा देखिए भू आकृति। अब भू आकृति क्या है, यही हमारा भौगोलिक कारक में दूसरा पॉइंट आ जाता है, भू आकृति। ये देखिए इसका आंसर, ये भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। क्या है, ये भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। पर्वतीय भागों की उपेक्षा या अपेक्षा लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने की वरीयता देते हैं।
ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए क्या है, अनुकूल होते हैं। जो भू आकृति होती है ये क्या होती है कि ये जो पर्वतीय भाग है इसकी अपेक्षा लोग समतल मैदानों और मंद ढालों बसने की क्या है, वहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था या बसने के वहाँ पर रहने लायक वरीयता देते हैं। ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन एवं सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए क्या है, अनुकूल होते हैं। तो ये भू आकृति के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए क्या है, ज़्यादा बड़े में हमें नहीं इसका आंसर देना है, क्योंकि 6 नंबर का प्रश्न है तो 150 शब्द से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। ये आपको एग्जामिनर को ऐसा फील कराना है। अब एक एक वर्ड तो आप गिनने नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ इससे लिखिए 2 से 3 पेज में आप मिनिमम लिखिए ही लिखिए। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न, जलवायु, तीसरा प्रश्न है ये, इसका पॉइंट है याद रखिएगा, जल की उपलब्धता, भू आकृति और जलवायु। अब इसमें देखिए, जनसंख्या के वितरण में जलवायु का प्रभाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो जनसंख्या का वितरण है इसमें जो जलवायु का प्रभाव है क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य परत जलवायु में मनुष्य अधिक क्रियाशील होता है तथा यहाँ अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो क्या क्या है, ये क्रियाशील होता है, क्रियाशील होता तथा यहाँ पर क्या है, अधिक जनसंख्या पाई जाती है जलवायु के माध्यम से। उसके बाद में देखिए, अधिक जनसंख्या पाई जाती है भूमध्य सागरीय प्रदेश और क्या है, स्वास्थ्य पद्र जलवायु के इतिहास के आरंभिक कालों में बसे हुए मानसूनी एवं समशीतोष्ण जलवायु के प्रदेश, जैसे चीन आ जाता है आपका जलवायु में, जापान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पश्चिम यूरोप, पूर्वी संयुक्त और क्या है, राज्य अमेरिका, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और आदि, ये सब क्या है, संघन आबाद देश हैं जो कि जलवायु के अंतर्गत आए जाते हैं। यहाँ पर इनकी जनसंख्याएँ पाई जाती हैं। चौथा हमारा आ जाता है जो कि भौगोलिक कारक के अंतर्गत है। इसमें जो पॉइंट आ जाता है, मृदाएं। मृदाएं क्या होती हैं इसको भी देखिए। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में क्या है, प्रभावित करने में मृदा का भी विशेष योगदान है तथा इसमें संबंधित क्रियाएं के लिए उपजाऊ मृदाओं के महत्वपूर्ण होने का कारण उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेश संघनन आबाद है। क्या है, उपजाऊ जो दोमट के क्या है, जो उपजाऊ दोमट वाले प्रदेश हैं ये संघन आबाद है। अब वो कौन कौन से प्रदेश में आपको इसको भी बता देता हूँ कि मृदाएं के अंतर जो इसका प्रदेश आता है वो कौन कौन से प्रदेश आ जाते हैं। यहाँ पर प्रदेश जो है काफ़ी सारे प्रदेश हैं, तो इसके अधिक जनसंख्या क्या है, निवेश करती हैं और कृषि के आधार पर इसके विपरीत कम उपजाऊ मृदा वाले प्रदेश विरल जनसंख्या क्या है, पाई जाती है। तो ये मृदाएं के अंतर्गत भी इसका एक प्रकार से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में 4 पॉइंट हैं। भौगोलिक कारक से शुरू होते हैं, जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदाएं, ये 4 कारक हैं इसमें। अब उसके बाद में देखिए आर्थिक कारक आ जाता है, क्योंकि हमने आपको शुरुआत में ही दिखाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं भौगोलिक, आर्थिक, फिर सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक ये आएगा। तो आर्थिक कारक में देखिए क्या है, 5 प्रकार के आ जाते हैं पॉइंट। खनिज में देखिए सबसे पहला खनिज है। अब इसमें देखिए क्या है, वर्तमान औद्योगिक युग में खनिज ही उन्नति का आधार है। ऐसे क्षेत्र जो खनिज निक्षेपों से युक्त हैं, क्या है, वर्तमान उद्योगों में खनिज ही एक उन्नति के क्या है, आधार है। ऐसे क्षेत्र में जो खनिज निक्षेपों से क्या है, युक्त है। ये पहला है आपका। दूसरा हमारा नगरीकरण। दूसरा क्या है, नगरीकरण। नगरीकरण में क्या जाता है, देखिए ज़्यादा पेड़ी में हम इसका आंसर नहीं देना, क्योंकि हमें 150 शब्दों में लिखना है, तो 150 शब्दों के आधार पर थोड़ा आप ज़्यादा लिख दीजिए। देखिए, नगरों द्वारा रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत किए जाते हैं। ये नगरीकरण के अंतर्गत आ जाता है। आर्थिक कारक की यहाँ पर बात हो रही है। तीसरा जो पॉइंट है, औद्योगिकरण। अब औद्योगिकरण क्या है, देखिए इसका आंसर देखिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाली औद्योगिक पेटियां बड़ी संख्या में लोग क्या है, बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। इनमें केवल कारखाने की श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक, परिवहन परिचालक, दुकानदार आदि सारे क्या है, औद्योगिकरण में शामिल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्थिक कारक के अंतर्गत हमने पहला खनिज बताया, दूसरा नगरीकरण, तीसरा औद्योगिकरण। इसके बाद में देखिए चौथा क्या आ जाता है, चौथा शक्ति के साधन। चौथा जो हमारा पॉइंट है, शक्ति के साधन है। इसमें देखिए क्या है, उद्योग एवं परिवहन के लिए शक्ति के साधनों की सुलभता अनिवार्य है। विभिन्न घरेलू कार्यों के लिए भी साधन आवश्यक है। जो शक्ति का साधन है, ये विभिन्न घरेलू के कार्यों के लिए भी साधन आवश्यक है, शक्ति का साधन। पांचवा हमारा है आर्थिक व प्रविधिक उन्नति।
आर्थिक व प्रवर्धिक उन्नति। इसमें देखिए क्या है, किसी प्रदेश में आर्थिक व प्रवर्धिक विकास द्वारा संघनन, जनसंख्या के पोषण के उपाय जुटा लिए जाते हैं। खाद्य पदार्थों की कमी को आयात द्वारा पूरा क्या है किया जाता है। जो आर्थिक व प्रवृद्धि उन्नत है, ये जो प्रदेश होते हैं आर्थिक व प्रवर्धिक विकास द्वारा संघनन, जनसंख्या के पोषण की उपाय में जुटा लिए जाते हैं तथा जो खाद्य पदार्थ होते हैं इसमें कमी के आयात द्वारा पूरा किया जाता है। तो ये 5 प्रकार से आर्थिक कारक हैं, हमने बता दिया, ये देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। भौगोलिक कारक में 4 कारक थे जो कि हमने बता दिया है। अब हमारा आ जाता है लास्ट वाला, जिसको हम कहते हैं सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। इसमें कोई पॉइंट नहीं, बस इसका आंसर आपको डायरेक्ट दे दिया गया है। तो इसका आंसर देखिए, डायरेक्ट देखिए, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। इसका आंसर देखिए क्या है, किसी भी देश के रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास एवं परंपराएं तथा जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी जनसंख्या की संघनता को क्या है प्रभावित करते हैं। संघनता को क्या है प्रभावित करते हैं। चीन में शताब्दियों से प्रचलित मृतकों की कब्र पूजा की परंपरा ने उन्हें दूसरे देशों में प्रवास करने से रोका है। फलतः वहाँ जनसंख्या वृद्धि होती गई। यानी कहने का कारण क्या है कि जो सामाजिक व सांस्कृतिक, यानी सांस्कृतिक कारण में पूजा पाठ आ जाता है और भी जो रीति रिवाज उनके धार्मिक के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर बात क्या हो रही है कि चीन क्या है, चीन में शताब्दियों से प्रचलित जो मृतकों की कब्र पूजा, जो मृत यानी जो मृत शरीर हैं जो मर जाते हैं, इनके जो कब्र पूजा की परंपरा ने उन्हें दूसरे देशों में क्या है, दूसरे देशों में आने जाने से क्या है, जैसे दूसरे देश में जैसे चीन से निकलकर पाकिस्तान में बस जाना या चीन से निकलकर अमेरिका कनाडा में बस जाना, तो ये क्या है पूजा परंपराओं ने उन्हें क्या है दूसरे देशों में प्रवास करने से रोका है। तो ये हमारा पहला जो प्रश्न था जिसका हमने आंसर आपको बता दिया है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हमने इस प्रकार से बता दिए हैं, इसका आंसर दे दिया है। और एक प्रकार से देखो इसमें प्रमुख कारण बात हो रही, तो हमने 3 ही 4 कारण बताए थे, लेकिन हमने इसका देखिए पूरे का हमने आंसर दे दिया ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा क्लियर है। जो ये पूरा है भैया, इसका हमने पूरे का आंसर दे दिया है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, देखिए अगला प्रश्न क्या आ जाता है उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न आ जाता है दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये भी शायद पिछले साल ही पूछा गया था, नहीं तो 2022 में पूछा गया था। दूसरा प्रश्न क्या है, जल संभर प्रबंधन से क्या है, जो जल संभर प्रबंधन है इससे आप क्या समझते हैं। जल संभर विकास से लाभ तथा अपेक्षित परिणाम बताइए। क्या है इससे क्या है लाभ तथा अपेक्षित हमें परिणाम बताना है। तो इसके भी भैया काफ़ी सारे घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा गया है, ये दिखा दूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो पहला जो प्रश्न था, जल संभर प्रबंधन क्या है। क्या आप सोचते हैं कि सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है जल संभर प्रबंधन, या भारत में जल संरक्षण के महत्व का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए कि ये भारत में जल संभर प्रबंधन है ये किस तरह से है। तो दूसरा जो प्रश्न है इसका आंसर देखिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, BBI क्वेश्चन है। देखिए BBI क्वेश्चन है और क्वेश्चन विथ आंसर लेकर आया हूँ। तो वीडियो जो इसको लिखने में काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूम हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एक लाइक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो को। चैनल पर ना तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम तैयारी बोर्ड एग्ज़ाम की करा रहे हैं, आप देख रहे हैं हम हर सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर कराते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसका आंसर देखिए, सबसे पहले जल संभर प्रबंधन क्या है इसका हमें सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, फिर इसके जल संभर विकास में लाभ तथा अपेक्षित जो परिणाम है इसको हम बताएंगे। तो इसका आंसर देखिए क्या है, जल संभर का अभिप्राय एक ऐसे क्षेत्र से है जिसका जल एक बिंदु की ओर क्या है प्रभावित होता है। इस जल का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग अच्छे परिणाम देने वाला बन सकता है। क्या है, जो योजनाबद्ध तरीके से क्या है उपयोग जल संभर प्रबंधन से देने वाला क्या है बन सकता है। इस प्रकार जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्यतः धरातलीय और भूमि जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और सत्वरण तालाब, पुनर्भरण, कुओं आदि जैसी विभिन्न विधियां के द्वारा भूमि जल का संचयन और पुनर्भरण सम्मिलित है। जल संभर विकास परियोजना हरियाली का उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को
क्या है, हरियाली का उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए क्या है, जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तित है ये क्या है, जो केंद्र सरकार द्वारा जो जल संरक्षण प्रबंधन है ये परिवर्तित है। उसके बाद में देखिए, परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा क्या है, कार्यान्वित है। अब इसके बाद में देखिए, लोगों के सहयोग से आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू, बहुत बार आपने सुना होगा कि नीरू मीरू जो जल संभर प्रबंधन है, ये आपका बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है भूगोल में कि नीरू मीरू जो जल संभर प्रबंधन है ये कार्यक्रम कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आंध्र प्रदेश में जो नीरू मीरू क्या है कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, जिसका जो ब्रैकेट में अर्थ है जल और आप कार्यक्रम। और इसके बाद में देखिए, राजस्थान के अलवर में अरवारी पानी संसद के अंतर्गत विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं जैसे अंता, सतवहन तालाब क्या है, तालाब ताल और ब्रैकेट में जोहड़ की खुदाई की गई। तो यहाँ पर जो इसका परिभाषा आप देख सकते हैं, जल संभर प्रबंधन का परिभाषा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जल संभर प्रबंधन, इसका हमने परिभाषा दे दिया है। अब इसके बाद में देखिए, जल संभर विकास के लाभ क्या है, फिर इसका परिणाम हम बताएंगे कि इसका अपेक्षित परिणाम किस प्रकार से है। तो देखिए, जल संभर विकास के लाभ कुछ पॉइंट के हिसाब से हमने बताया हुआ है, ऐसे ही आपको पॉइंट के हिसाब से बोर्ड एग्जाम में भी आपको इसका आंसर देना है। देखिए, जल संभर विकास के द्वारा निम्नलिखित लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। जो क्या है, निम्नलिखित लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। नंबर 1 पर है आपका पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति। दूसरा है वनों के कटाव में कमी। तीसरा है जो इसमें लाभ क्या है, वनों के कटाव में कमी, रोजगार में वृद्धि, जैव विविधता में वृद्धि, और क्या है, जैव विविधता में वृद्धि, कृषि उत्पादन में उत्पादकता में वृद्धि। 6 है आपका स्थानीय लोगों की सहभागिता से आपसी मेल जोल बढ़ना। और 7वां है आपका जलाक्रांत क्या है, जलाक्रांत तथा लवणता का ह्रास। 8वां है जीवन स्तर उठना। तो ये जो जल संभर विकास का लाभ है, ये एक प्रकार सा एक जल संभर विकास क्रम का, इसमें जो सारी चीज़ें आ जाती हैं, योजना बंद होती हैं, इसमें काफ़ी सारे जो लाभ बताएंगे, जैसे कि पीने और सिंचाई के लिए, पीने का पानी और सिंचाई का यानी खेतों के लिए जो पानी का आपूर्ति, और वनों की कटाव में जो वन कट रहे हैं, जैसे पेड़ पौधे कटने, इसमें कमी आ जाएगी। और रोजगार में भी वृद्धि होगी, जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए भी रोजगार मिल जाएगा जल संभर विकास कार्यक्रम में काम करने के लिए। और जैव विविधता में भी वृद्धि होगी, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। जब पानी मिलेगा समय से जो है खेती को, तो उसमें क्या है वृद्धि होगी, उसमें अनाज होगा और उसे बेचेंगे तो उसमें भी क्या है हमारी वृद्धि होगी, पैसे आएंगे। और 6 स्थानीय लोगों का सहभागिता से आपसी मेल जोल बढ़ना। 7वां है जलाक्रांति तथा लवणता का ह्रास। 8वां है जीवन स्तर भी उठेगा। तो ये जल संभर विकास कार्यक्रम में लाभ है। अब इसके देखिए क्या है, जल संभर विकास से अपेक्षित परिणाम कौन कौन से आ जाते हैं, इसको भी देख लीजिए। देखिए, जल संभर विकास परियोजना में अभी तक इच्छित परिणाम नहीं मिल सके हैं। इसके लिए निम्नलिखित मुख्य रूप से उत्तरदायी कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं दिखा दी मैं आपको। देखिए, नंबर 1 पर आ जाता है आपको वैज्ञानिक सोच का अभाव। दूसरा है तकनीकी कमियां। तीसरा स्थानीय लोगों के सहयोग की कमी। चौथा आपका है विभिन्न विभागों के बीच आपसी सहयोग का अभाव। तथा 5वां आपका पृथक मंत्रालय का न होना। तो ये जो है जल संभर विकास में अपेक्षित जो परिणाम है वो बताए। कुछ 5 प्रकार से परिणाम है, आपको इसी तरीके से लिखना है पॉइंट के हिसाब से। हमारा एक वीडियो जल्द ही आएगा जिसमें हम आपको कॉपी लिखना बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको इस तरह से कॉपियाँ लिखनी है। जल संभर विकास के जो जल संभर विकास का लाभ है ये भी हमने बता दिया, इसका अपेक्षित परिणाम भी बता दिया, और इसका क्या है हमने परिभाषा भी बता दिया भैया कि परिभाषा ये है इसकी। थोड़े बड़े में परिभाषा देना होगा क्योंकि आपका ये भूगोल का 6 नंबर का प्रश्न है और यही लास्ट में प्रश्न है जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन भी कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये 2 प्रश्न है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न तो हमने बता दिया। पहला प्रश्न आपका ये है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो को लेकर। जय हिंद।